गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सभी को। कैसे हैं सब लोग? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? जी सर क्लियर आ रही। ओके ओके। हो सकता है आपको बोर्ड में एक्चुअली क्या है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ठीक ठाक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा और आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको 1891 तक का जो संबंधी अधिनियम था उसके बारे में बताया था, और उसके बाद हम लोगों ने क्लास को ऑफ की थी। तो आज हम लोग देखेंगे उसके बाद के। हमने कल 1861 तक का देखा था। 1861 में मैंने आपको एक आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताया था कि आईपीसी की शुरुआत कैसे हुई और सीआरपीसी की शुरुआत हुई। 1861 का जो अधिनियम था, जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, सॉरी वायसराय कैनिंग के समय जो आया था, उस कैनिंग के समय जब 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत दो चीजें हुई थी। एक तो भारत में अपराधों के लिए कोड की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम आईपीसी के नाम से जानते हैं, और एक व्यवस्था की गई थी विभागीय प्रणाली की। ठीक है, मैंने कल आपको ये चीजें नहीं बताई थी। तो 1861 का जो एक्ट था, 1861 के एक्ट में, इसकी पीडीएफ में भेजूंगा, आप उसको देख लेना। इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखना, आईपीसी और सीआरपीसी, इसकी शुरुआत हुई। दूसरा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। ये बात है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो एक 1858 के एक्ट के बाद पहला ऐसा अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। और विभागीय प्रणाली आप देख रहे हो कि जितने भी मंत्रालय होते हैं आज के, वो जो मंत्रालय होते हैं, उस मंत्रालय में अलग अलग, जैसे राजस्व विभाग है, ये कह सकते हैं हम गृह विभाग है, वित्त विभाग है। तो ये जो प्रक्रिया आई है मंत्रालय वाली, ये 1861 के भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम से ली गई थी। ठीक है, अगला इसमें है कि जिसमें कोई अपराध करता है और उसमें पुलिस या जो कोर्ट रहती है वो दंड देती है, तो ये जो प्रावधान है दंड देने का, ये प्रावधान भी आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत जो हुई थी वो 1861 में हुई थी। और आज भी स्वतंत्रता के 70 साल बाद और 1861 का बना हुआ कानून जो पुलिस यूज कर रही है, वो आज भी उसी को यूज कर रही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये बात जरूर है। देखो, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, और इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय दंड संहिता। साथ ही सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, अर्थात भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। तो आईपीसी के तहत तो कोर्ट में मतलब कोर्ट फैसला देती है, और सीआरपीसी जो रहती है वो पुलिस या कार्रवाई जो होती है वो सब सीआरपीसी के अंतर्गत होती है। अगर पुलिस जिस भी उसमें चालान काटती है वगैरह वगैरह करती है, जितने भी काम उसके लिखा पढ़ी में होता है वो सब सीआरपीसी के तहत होता है, लेकिन दंड किस में मिलता है? आईपीसी में मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई? तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत की गई। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन पेनल कोड, और सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। ठीक है, ये याद रखिएगा। हिंदी में आईपीसी को भारतीय दंड संहिता कहा जाता है और सीआरपीसी को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। ठीक है, ये 1861 की एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई थी? तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। उस समय वायसराय जो थे, पहले वायसराय या प्रथम वायसराय भारत के लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उस अधिनियम के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये बना था लैंसडाउन के समय। एक तो ये याद रखना कि 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम बना था वो बना था लैंसडाउन के समय, और उस समय इस अधिनियम के तहत एक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। जो चुनाव प्रक्रिया है, उस चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, और उस समय भारत का वायसराय लैंसडाउन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से आता है
कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई। तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। तो एक फैक्ट यहां से याद रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग जो सबसे ज्यादा चर्चित है, आप सब लोग जानते हैं, जिसे हम मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं और भारत शासन अधिनियम 1909 भी बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1909 और 1919 और 1935 ये 3 अधिनियम ऐसे हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी रहे हैं। तो समझने की इसको कोशिश करना। 1909 में मार्ले मिंटो करके, तो मार्ले जो थे उस समय भारत सचिव था और मिंटो जो था उस समय भारत का वाइसराय था। इन दोनों ने सुधारात्मक काम करने के लिए एक अधिनियम बनाया जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, दूसरा इसे भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो 1909 का जब अधिनियम बना था उस समय भारत में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। दूसरा 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था। ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में भी बाद में बताऊंगा। तब स्थिति ये बनी थी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति का 1905 में एक उदाहरण दिया था बंगाल विभाजन करके। तो मार्ले मिंटो जो थे, इन दोनों ने इस फूट डालो और नीति के तहत इस भारत शासन अधिनियम 1909 में उसको दिखा भी दिया। और दिखा क्या दिया उन्होंने कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी वो 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी कमी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। और इस अधिनियम में यह किया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में कि मुस्लिम कैंडिडेट अगर चुनाव में खड़ा होता है तो सिर्फ उसको मुस्लिम लोग वोट करेंगे। मतलब इन्होंने क्या किया था, वोट का ध्रुवीकरण कर दिया था। और खास करके क्यों किया था, फूट डालो शासन करो की नीति। तो ये नीति उन्होंने बंगाल विभाजन में अपनाई थी। उसका इन्होंने एक्ट के रूप में जो किया था वो 1909 के उसमें। क्वेश्चन यहां से आता है कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार की सबसे बड़ी कमी क्या है, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे मुख्य विशेषता क्या है। तो ये आता है कि इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी। फिर मार्ले मिंटो सुधार जो बना था उसने कुछ काम अच्छे भी किए थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसको एक नाम और के नाम से जाना जाता है, जैसे भारत सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं 1909 में। तो सुधार भी किए उन्होंने। क्या किया कि जो अंग्रेजों की काउंसिल होती है, जो परिषद होती है, उस परिषद में संख्या जो पहले बहुत कम थी, 20 संख्या जो थी उसको बढ़ाकर इन्होंने 60 कर दी थी। और उन 60 में भारतीयों की जो मतलब निर्वाचन की जो स्थिति थी उसको बढ़ा दिया था। तो और भी उन्होंने सुधार किया था। लेकिन यहाँ से जो मेन क्वेश्चन वो आता है वो ये आता है कि मार्ले मिंटो सुधार की मुख्य विशेषता या कमी क्या थी। तो वो यही थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, या हम उसको ये कह सकते हो कि मार्ले मिंटो सुधार जो है उस सुधार में उनकी सबसे बड़ी कमी के रूप में ये उजागर भी हुई और इसका विरोध भी हुआ। बाद में इसको खत्म करना पड़ा, लेकिन बहुत बाद में जाके। तो 1909 में याद रखना, मिंटो जो थे वो भारत वाइसराय थे और मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे। देखो मैंने शायद हो सकता है आपको 1858 के एक्ट में नहीं बताया। 1858 के एक्ट में जब भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था उस समय एक भारत सचिव का पद भी क्रिएट किया गया था। और ये भारत सचिव का जो पद था ये एक प्रशासनिक पद था। और इस पद में ये पद जो व्यक्ति रहता था ये लंदन में बैठता था, ना कि भारत में। मतलब जितनी भी लिखा पढ़ी होती, जैसे आज मान लो केंद्रीय मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल का जो बड़ा सचिव है, जैसे हम कैबिनेट सचिव के नाम से जानते हैं, तो ये कैबिनेट सचिव के समकक्ष थे जिनकी नियुक्ति उस एक्ट के तहत की गई थी। और ये सब की सब बात मतलब व्यक्ति कहाँ पे करता था, ये सब लंदन में बैठ के करता था। तो ये जो भारत सचिव थे, एक और सुधार अगला जो आएगा वो भी ऐसा ही है। मिंटो यहाँ पर जो थे वो वाइसराय और मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे। तो ये है 1909 की मुख्य बात, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, या इसको भी भारत शासन अधिनियम 1919 बोलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 भी 9 की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता जो थी वो ये थी कि इन्होंने द्वैध शासन की शुरुआत की थी, और वो भी कहां पर, प्रांतों में। देखो जिस तरीके से आज वर्तमान में आप सरकारें देख रहे हो कि एक केंद्र की सरकार है
और एक राज्यों की सरकार है। तो पहले भी ऐसे ही था, एक केंद्रीय परिषद हुआ करती थी और एक प्रांतीय परिषद हुआ करती थी, जिसे हम आज स्टेट बोलते हैं, वही प्रांत हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम में, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं, उस अधिनियम के तहत 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। और द्वैध शासन क्या होता है? दोहरा शासन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखना, द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। और दोहरा शासन ऐसा होता है कि अंग्रेज कहीं ना कहीं सारे जो अधिकार है वो अपने ही पास रखते हैं, इसको दोहरा शासन बोला जाता है। अधिकार उन्होंने भारतीयों को दिए या स्टेटों को दिए हैं, लेकिन फिर भी मुख्य पकड़ या मुख्य अंतिम अधिकार जो थे वो वाइसराय के पास थे, इसी को दोहरा शासन बोला जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है उसमें प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत किया गया, एक तो ये याद रखना। दूसरा, इस अधिनियम के तहत जो एक केंद्रीय सेवा जो थी, उस केंद्रीय सेवा की स्थापना के लिए एक ली आयोग का कॉन्सेप्ट रखा गया, जिसकी स्थापना इस एक्ट के तहत 1923 में हुई थी, जिसे हम ली आयोग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहां से आता है कि यूपीएससी की जो स्थापना हुई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम बोलते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, जो आईएएस आईपीएस के लिए एग्जाम लेता है यूपीएससी, उस अधिनियम या उस संघ की स्थापना का जो कॉन्सेप्ट रखा था वो 1919 के उसमें ही रखा था। उसके तहत एक आयोग बनाया गया था, ली आयोग, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी और उसी की अनुशंसा पर 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से ही आता है। फिर क्या हुआ, 1919 के अधिनियम में एक केंद्रीय असेंबली में चुनाव हुए। उस चुनाव में मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो, ठीक है, और एक व्यक्ति और थे, अभी मैं नाम भूल रहा हूं, उन लोगों ने चुनाव लड़कर वो केंद्रीय असेंबली में प्रवेश भी कर गए थे इसी एक्ट के तहत। तो आपको इसकी 2-3 महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो याद रखना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है उसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो तो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसराय थे। ये तो ये याद रखना, क्वेश्चन यहां से याद। दूसरा, अब 1919 का जो एक्ट आया उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ था कि जो 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ये लेकर आए थे कि मुस्लिमों को, मुस्लिम कैंडिडेट जो होगा उसको मुस्लिम ही वोट करेगा। ऐसी स्थिति में 1919 के अधिनियम में इन्होंने उसको और विस्तारित किया। कैसे विस्तारित किया? ईसाई व्यक्ति खड़ा होगा तो ईसाई लोग वोट करेंगे। ठीक है, अगर कोई सा दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको उन्हीं के जो वर्ग के लोग हैं वही वोट करेंगे। तो अभी तक तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, इन्होंने ईसाइयों के लिए भी कर दिया अलग, उसमें कास्ट वाइज उसको अलग अलग कर दिया कि इनको वोट यही करेंगे। तो ये प्रणाली भी एक तरीके से क्या हुई, सांप्रदायिक, मतलब उसको और अधिक विस्तारित रूप दिया था। तो मेन फोकस यहाँ से ये याद रखना कि 2-3 फैक्ट यहाँ से आते हैं। 1919 के अधिनियम से बहुत महत्वपूर्ण भी है। और 1919 का अधिनियम जब बना था उस समय भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हो चुका था। तो गांधी जी ने उस समय तक 2-3 आंदोलन कर लिए थे, इसलिए इनको कहीं ना कहीं भारत में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, जो उस रूप में लाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं ला पाए। अब 1927 में आता है, वैसे ये एक्ट नहीं है लेकिन इसी के आधार पर क्या बना है, एक्ट बना है 1935 का। तो याद रखना 1927 में साइमन कमीशन भारत में, मतलब 1927 में तो इसकी स्थापना हुई थी लंदन में, 1928 में ये भारत आया था। तो 1927 में जो साइमन कमीशन बना था वो साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक अधिकार देने के लिए इसको बनाया गया था। और साइमन कमीशन जब भारत आए थे तो अंग्रेजों ने उसका विरोध किया था, भारतीयों ने उसका विरोध किया था। और इसलिए विरोध किया था क्योंकि साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसमें सातों के सातों ही अंग्रेज थे। तो भारतीयों के जितने भी उस समय के जो नेता थे उन्होंने ये कहकर इसका विरोध किया था कि ये अधिकार भारतीयों को देने आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक भी व्यक्ति को नहीं रखा इन्होंने भारतीयों को। इसलिए बंबई में बंदरगाह के किनारे साइमन कमीशन वापस जाओ, और काले झंडे इस प्रकार से दिखाए गए थे। और इस प्रकार से जो साइमन कमीशन थे वो इसके वापस तो नहीं गए, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत का भ्रमण करके यहाँ की एक्चुअल या वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश की। और उन्होंने 1931-32 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही
भारत शासन अधिनियम 1935 बना था। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा साइमन कमीशन का मुख्य रोल क्या है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया था, उस अधिनियम को बनाने में साइमन कमीशन की रिपोर्ट का सबसे बड़ा रोल है। वो साइमन कमीशन ने ही पूरे भारत में घूमकर यहाँ पर ये अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि भारत में लगभग 3000 से भी जातियां क्या करती है, निवास करती है, और एक तबका ऐसा है जो ग्रामीण तबकों में रहता है और जो अभी तक वो मुख्य धारा में आया ही नहीं है। उसी की रिपोर्ट के आधार पर ध्यान में रखते हुए भारत शासन अधिनियम 1935 बना था। और साइमन कमीशन की मुख्य बात याद रखना, ये कब आया था, लॉर्ड इरविन के समय आया था। और ये क्यों आया था, तो संविधान निर्माण की योजना लेकर आया था। इसको बोला जाता है संविधान निर्माण की योजना लेकर भारत शासन अधिनियम आया था। तो साइमन संविधान निर्माण की योजना क्या है, देखो इसके पहले की छोटी सी कहानी है। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी बनाई थी जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी ने अपना मुख्य जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य यह था कि भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने मांग की थी 1927 में, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि संविधान का निर्माण हो। दूसरी बात इसमें यह कहा गया था कि इन्होंने एक गलत मांग कर ली थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कि भारत को जितनी जल्दी हो सके आजादी दे, लेकिन कैसी आजादी दे, औपनिवेशिक आजादी दे। औपनिवेशिक आजादी ये होती है कि आप हमें आजाद तो कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जो पकड़ है वो आप ही की रहेगी। इसको बोला जाता है औपनिवेशिक या डोमिनेंट स्टेट। डोमिनेंट स्टेट की इन्होंने मांग की थी, जो कि कई भारतीय लोगों ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, यह स्वराज पार्टी थी, उसने संविधान की मांग उठाई थी और इसीलिए साइमन कमीशन भारत में आया था। ठीक है, तो इसके पीछे की कहानी है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे साइमन कमीशन कब बना, तो 1927 में बना। क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया था। जो सर साइमन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, 6 सदस्य इसमें थे, तो ये 7 सदस्य था, सबके सब अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो किस आयोग की अनुशंसा पर बना, तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बना वो साइमन कमीशन की रिकमेंड पर ही बना था। ठीक है, एक ये याद रखना। तब आया, लॉर्ड इरविन के समय आया। तो ये हो गया आपका 1927 का साइमन कमीशन। अब आता है 1930 में एक एक्ट बना, हम जिसे शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, यह शारदा कानून के नाम से जानते हैं। देखो शारदा लड़की का नाम होता है, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही कुछ था शारदा। और शारदा एक्ट जैसा था, जैसे एक सम्मति एक्ट आया था 1891 मैंने आपको बताया था, जिसमें विवाह की जो आयु थी उस आयु को बाल विवाह करने से रोका गया था कि 12 वर्ष से कम उम्र की आयु का बच्चे हैं उनका विवाह नहीं होगा। ये सम्मति आयु 1891 में अधिनियम में हुआ था। तो शारदा एक्ट जो है ये भी लॉर्ड इरविन के समय 1930 में आया था, और उस 30 में ये किया गया था कि विवाह की जो आयु थी उसमें लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो शारदा एक्ट की मुख्य बात क्या है कि जो 1891 में सहमति एक्ट बना था, उस सहमति एक्ट के बाद शारदा एक्ट में लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष की गई थी। फिर बाद में 1956 में एक्ट बना, उसमें उम्र इसको और बढ़ा दी। तो शारदा एक्ट कब आया, 1930 में आया। किसके समय आया, लॉर्ड इरविन के समय आया। इसका मुख्य प्रावधान क्या था, लड़के और लड़कियों की आयु को बढ़ा दिया गया था। लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा शारदा एक्ट में। क्लियर, समझ में आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है रानी मैडम? जी सर। ओके जी सर, आ रही है। सही है। ओके ओके ओके। तो शारदा एक्ट जो है इसकी मुख्य बात यह है कि शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय आया था और विवाह की आयु को उसमें बढ़ा दिया गया। अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, और 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है संविधान, वर्तमान का जो हमारा संविधान है उस संविधान में ज्यादातर पार्ट जो है वो 1935 का ही पार्ट है। याद रखना, इसमें बताते हैं कि उसी के आधार पर भारतीय संविधान की नींव रखी गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक्चुअली में अंग्रेज उसी समय उसको इसलिए बनाकर लाए थे कि हम इनको संवैधानिक अधिकार दे दें और भारत को स्वतंत्र कर दें। तो इसमें 3-4 फैक्टर इसमें आते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, जो 1919 के अधिनियम में इन्होंने प्रांत में द्वैत शासन शुरुआत की थी, उस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। एक तो ये याद रखना, किस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, प्रांत के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। और
केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। तो पहला फैक्ट यहां से आता है कि किस अधिनियम के तहत प्रांत के द्वैत शासन को समाप्त किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। फिर क्वेश्चन ये आता है कि किस एक्ट के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। मतलब दोनों जो फैक्ट है वो ऐसे 1919 में मैंने आपको बताया कि इसकी मुख्य बात थी द्वैत शासन लागू करना, वो भी कहां पर, प्रांतों में। उसको 1935 में आके समाप्त कर दिया, लेकिन उसको इन्होंने केंद्र में लागू कर लिया। पहला फैक्ट है, तो ये आता है। दूसरा फैक्ट ये आता है कि जो आज का म्यांमार देश है, आपने देखा, उसको पहले बर्मा कहा जाता था, ठीक है। उस बर्मा देश को 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया। एक फैक्ट ये याद रखना। क्वेश्चन यहां से आता है किस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। अर्थात म्यांमार जो है आज का, उस समय उसको बर्मा कहा जाता था। आपने देखा होगा कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, उसकी रंगून में उसकी मकबरा बनाया गया। तो रंगून उस समय म्यांमार में ही, मतलब आज भी म्यांमार में है, वहां पर उसका मकबरा है। कहने का मतलब है कि वो भारत का हिस्सा था, ठीक है। तो उसको कब अलग किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में उसको अलग किया गया। तीसरा फैक्ट यहां से ये आता है कि एक जो आरबीआई है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो भी इसी एक्ट के तहत हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय उस समय बॉम्बे में था, अभी वर्तमान में बंबई में है। मतलब कहने का यह है कि पहले उसको बॉम्बे कहा जाता था, अभी इसको बंबई कहा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 किसके समय आया, तो ये आया था लॉर्ड वेलिंगटन के समय। और प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब कुल मिला के है कि प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त करके उसको स्वतंत्र कर दिया और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया। ये इसकी मुख्य बात है। और दूसरा ये है कि इस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी, और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो सर ऑसबोर्न स्मिथ करके जो व्यक्ति थे, वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। सर ऑसबोर्न स्मिथ, याद रखिएगा, सर ऑसबोर्न स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। तो ये 1935 की मुख्य बातें हैं। देखो 1935 का एक्ट जो था, उसमें से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। ये अधिनियम किस एक्ट के आधार पे, किस रिपोर्ट के आधार पे बना, तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे बना। इस एक्ट की मुख्य बात क्या है, तो प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू करना। फिर अगली बात क्या है, भारत का जो बर्मा क्षेत्र था उसको इस एक्ट के तहत अलग किया गया। फिर आरबीआई की स्थापना की गई। ये मुख्य बातें इसमें आती है। दूसरा एक फैक्ट और इसमें याद रखिएगा कि जो वर्तमान का जो भारत है, उसको संघीय रूप जो दिया गया था, वो संघीय रूप इसी एक्ट के तहत दिया गया था। संघीय रूप का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी भारतीय रियासतें हैं और अंग्रेजों की छावनी है, उसको पूरा एक संघ बनाया गया था। जो बात संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी हुई है कि भारत राज्यों का संघ है, वो बात 1935 के भारत शासन अधिनियम में थी। याद रखिएगा, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत एक राज्यों को मिलाकर बनाया गया संघ है। ये बात 1935 की है कि एक पूरे भारत को या भारतीय महाद्वीप को एक संघ बनाया गया था। ये भी 1935 की मुख्य बात है। तो ये भी इसमें याद रखिएगा कि संघ की जो बात की गई थी वो कहाँ की गई थी। एक चीज और इसमें आई थी कि हम संविधान के अनुसूची 7 या 8 जो है, जिसमें विषयों का बंटवारा है, जिसमें समवर्ती सूची है, केंद्रीय सूची है और राज्य सूची है, उसमें विषयों का जो बंटवारा है, उसमें जो समवर्ती सूची जो थी, समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्यों को दोनों को कानून बनाने का क्या है, अधिकार है, तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किया गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची आपने देखा होगा, हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है संविधान में। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया था वो इस भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किया गया था। तो ये इसकी मुख्य बातें थी। अब कुछ बातें और आती है, चूंकि हम एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये आता है कि 1942 जो थे, मतलब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, उस समय क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत में आया था, तो क्रिप्स मिशन एक सदस्य था। तो क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया था, क्योंकि वो भी एक एक्ट का प्रावधान है, इसलिए छोटी छोटी बातें में आपको। क्रिप्स मिशन भारत में इसलिए आया था कि उस समय भारत में, विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। देखो द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या है, 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है,
तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटेन की हालत सैनिकों के मामले में खस्ता हो चुकी थी और उसको सैनिक सहायता चाहिए थी। और चूंकि जितने भी उसके उपनिवेशी राष्ट्र थे, उसमें भारत भी आता था, उसमें श्रीलंका भी आता था, जितने भी उपनिवेशी राष्ट्र, वो सभी राष्ट्रों से क्या है, वहां की जो सेना थी उसको अपने साथ युद्ध में लड़वाना चाहते थे। लड़े भी सही, भारतीय गए। इंडिया गेट इसका एग्जाम्पल है। दिल्ली में अगर आप जाओगे तो इंडिया गेट पे लिखे हुए सारे जो सैनिक है वो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के नाम उसमें लिखे हुए, लगभग 45,000 सैनिकों के नाम वहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 1939 से लेकर 1945 तक अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय सेना जो है वो अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध में भाग ले, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था। और क्रिप्स जो था वो एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन उसका भारतीयों ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने और जितने भी लोग थे उस समय के स्वतंत्रता में जो आंदोलन कर रहे थे, उन सब ने इस क्रिप्स मिशन को वापस करवा दिया। इसलिए वापस करा दिया कि इसका ये कहना था कि आप हमारी तरफ से भाग लो, हम आपको आजादी दे देंगे। मतलब ये एक तरीके से सौदा कर रहे थे, और वो सौदा गांधी जी को भी मंजूर नहीं आया, नेहरू जी को भी नहीं आया। गांधी जी ने बोल दिया ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स मिशन को बोला था ये एक ऐसा चेक है जिसकी दिनांक निकल चुकी है, जिसकी तारीख निकल चुकी है। नेहरू जी ने यह बोला था कि ये एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया हो चुका है, ऐसा बोला गया था क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन जो है वो असफल हुआ। उसके बाद क्या होता है, 1945 में एक वेवेल प्लान आता है। वेवेल प्लान भी फेल हो जाता है। मैं सब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वो वायसराय पढ़ेंगे, उसमें आएगा। ठीक है, अभी मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भारत शासन अधिनियम 1947 पढ़ाना। तो वेवेल प्लान आया 1945 में। उस समय लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय थे। ये इसे शिमला समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ये भी फेल हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन की जो मेन थीम थी वो थीम ये थी कि भारत में संविधान का निर्माण हो और हम भारत को जल्दी से जल्दी क्या दे, आजादी दे। तो कैबिनेट मिशन जो आया था वो 3 सदस्यीय था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे, वही क्रिप्स जो 1942 में आए थे, एक सदस्य वो थे। एबी अलेक्जेंडर थे और एक लॉरेंस पेंथिंग करके व्यक्ति थे। लॉरेंस पेंथिंग को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। ये तीनों सदस्य आए थे और इन्होंने बोला था कि आप लोग संविधान का निर्माण करो जब तक हम भारत में एक अंतरिम सरकार की गठन करते हैं। संविधान में जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, लेकिन बात हिस्ट्री की है। ठीक है, तो इस कैबिनेट मिशन के बाद भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब बात आती है कि उस समय अंग्रेज भारत को आजादी देने की बात चला रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, भारत में आजादी देने के लिए एक एक्ट बनाया, एक एक्ट लेकर आया, कानून लेकर आया वो ब्रिटेन की संसद में। और ब्रिटेन की संसद में जो कानून लेकर आए, उस कानून में जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1947 बोलते हैं या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उसी समय ब्रिटेन की संसद में 1946 तक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। याद रखिएगा, बहुत विद्वान, कूटनीतिक और अच्छे प्रशासक के रूप में उनका नाम जाना जाता है। लेकिन जब भारत को आजादी दी जा रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। याद रखना, क्लीमेंट एटली। तो जब भारत शासन अधिनियम 1947 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में पास किया जा रहा था, उस समय विंस्टन चर्चिल ने अपने संसद भवन में, मतलब वहां के संसद में, उन्होंने एक बात कही थी कि हम भारतीयों को आजाद तो कर रहे हैं लेकिन इनको अपनी आजादी समझने में 1000 वर्ष लग जाएंगे, ऐसा उसने बोला था। उस हिसाब से उसने जो बात बोली थी उस हद तक सही भी थी, लेकिन भारतीयों ने उसको गलत साबित कर दी। स्वतंत्रता तो हम 70 साल में समझ गए, चर्चिल साहब कह रहे थे कि 1000 साल लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर भी हम जो मूल स्वतंत्रता होती है इंसान की वो नहीं समझ पाए जो यूरोपियन कंट्रीज में चलती है। ठीक है, हो सकता है उसको हमको समय लगे, इसी बात पर उन्होंने चर्चिल साहब ने कहा होगा। तो भारत शासन अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया और जून 1947 में उसको इंग्लैंड की संसद में पास किया गया और उस अधिनियम के तहत भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। एक जो भारत का पश्चिमी भाग था उसे पाकिस्तान का नाम दिया गया और जो पूर्वी भाग था उसको हिंदुस्तान का नाम दिया गया। ठीक है, उस एक्ट के तहत जो उस समय की भारतीय रियासतें थी उस रियासतों को ये छूट दी गई थी
कि या तो आप भारत में शामिल हो सकते हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो या स्वतंत्र रह सकते हो। ये छूट भी उस एक्ट के तहत दी गई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सब इन एक्ट से संबंधित था। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो टॉपिक ये है कि जितने भी वाइसराय भारत में या गवर्नर जनरल हुए हैं उन सभी को हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है, उनके काम को पढ़ना है, उन्होंने क्या क्या तीर मारे भारत में वो सारी चीजें हमको करना है। तो आज की क्लास में अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो जरूर पूछिए, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। किसी को कोई भी क्वेश्चन? तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।